नमस्कार दोस्तों, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था संस्था के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक समूह के बारे में। दोस्तों, ये जो सामाजिक समूह है यहाँ से 2013 में प्रश्न पूछा गया है, 2016 में प्रश्न पूछा गया है, 2017 में प्रश्न पूछा गया है और संभावना है आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत हमारा जो पढ़ने का पद्धति, पढ़ने का पैटर्न कैसा रहेगा, आइए हम ज़रा देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सामाजिक समूह में हम ये देखेंगे कि सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह की अवधारणा बताइए, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है। ओके, ये आपका 30 वर्ड में तैयार करेंगे, इसको लगभग 30 वर्ड में पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। फिर आता है आपका समूह के प्रकार, है ना, सामाजिक समूह के प्रकार। ये सामाजिक समूह के प्रकार जो है सामान्यतः दो तरीके से पढ़ा जाता है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, तो इसे भी हम देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि सामाजिक समूह की विशेषताएँ, है ना, सामाजिक समूह की देखिए, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो विशेषताएँ होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस चीज़ को भी इसमें कवर करेंगे। लगभग आपका 60 वर्ड में आपका पूछने लायक प्रश्न बनता है इसमें सामाजिक समूह की विशेषताओं से। और सामाजिक समूह निर्धारण करने का जो आधार है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक समूह निर्धारण करने का जो आधार है ये आपका 30 वर्ड में पूछ चुका है, तो लगभग हम भी इसे लगभग 60 वर्ड में तैयार करके रखेंगे ताकि कभी एग्जाम में पूछे तो हमसे बन जाए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं आखिर सामाजिक समूह है क्या। दोस्तों, सामाजिक समूह को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, है ना, कि आखिर सामाजिक समूह क्या है। आइए ज़रा हम इसे समझते हैं। देखिए, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, है ना, और समाज में रहते हैं और कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। यह एक वास्तविकता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है किसी न किसी समूह से जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम नकार नहीं सकते, है ना। किसी न किसी समूह के सदस्य के रूप में रहते हैं। न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूह का निर्माण भी करता है आवश्यकता के हिसाब से, है ना। और उन मनुष्य की जो आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किससे होती है? समूह से होती है। व्यक्ति को अगर हम बात करें सामाजिकरण की, सामाजिकरण क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिकरण की बात करें या व्यक्तित्व के विकास की बात करें, किससे होता है? समूह में रह के होता है। फिर मनुष्य अगर समूह से पृथक होकर रहना चाहे तब भी नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं बचता है जब व्यक्ति समूहों से पृथक होकर रहने लगे। तो साथियों, इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण बता दूं कि जैसे परिवार है ना, परिवार भी दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बनता है, तो ये भी सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है। पड़ोस की बात करें तो पड़ोस, इसमें भी दो लोगों का बोध हो रहा है, दो या दो से अधिक लोगों का बोध हो रहा है, तो पड़ोस भी सामाजिक समूह का उदाहरण है। अगर हम ग्राम की बात करें, नगर की बात करें, है ना, और आवश्यकता के हिसाब से व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, इन तमाम चीज़ों को भी समूह में जोड़ा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ आया होगा। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर पैटर्न के हिसाब से, और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सामाजिक समूह के बारे में लिखा गया है, देखिएगा। देखिए, इसमें समूह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। ओके, तो ये आपका 30 वर्ड में आपका बनेगा, लेकिन देखिएगा इसमें कि कौन कौन से की पॉइंट को इसमें लिखना रहेगा जब समूह के, सामाजिक समूह के बारे में लिखेंगे, है ना। देखिए, आप इसमें परिचय के तौर पे या फिर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के तौर पे इतना लिख सकते हैं, समूह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। ओके, ये वाला लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, देखिए इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तो पारस्परिक रूप से, है ना, मतलब दोनों का बराबर इसमें योगदान रहना चाहिए। पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन्हीं सामान्य हितों, देखिए एक विशेष हित होता है, एक सामान्य हित होता है, तो इसमें सामान्य हित की बात की गई। सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया को स्पष्ट अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए, अंतःक्रिया जो है, सिर्फ अंतःक्रिया की बात नहीं की गई है ना, इसमें अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की बात की गई है। तो ये जो की पॉइंट है इसे ध्यान रखिएगा। अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। समूह को मुख्यतः प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है ना। प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में इसे वर्गीकृत किया गया है। जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह क्या है? देखिएगा, ऐसा समूह जिसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध, सहयोग और हम की भावना पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सब क्या है? प्राथमिक समूह है ना। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिक समूह के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखा गया है, लेकिन प्राथमिक समूह को आपको विस्तृत जानना है, कम से कम 60 वर्ड, है ना, 100 वर्ड्स के आसपास रहेगा आपके पास भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक समूह से पूछा जाता है। देखिए, ये जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? प्राथमिक समूह की अवधारणा ना 1909 में चार्ल्स कूले ने दी। 1909 में, और इनकी एक किताब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन
इनकी किताब है, तो इसमें प्राथमिक अवधारणा के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो सदस्य रहेंगे एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं इसमें, है ना। उनका जो संबंध है एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें प्राथमिक समूह का, तो एक मित्र को भी प्राथमिक समूह के उदाहरण के तौर पे समझा जाता है। मित्र, पड़ोसी, साथी, है ना। साथी या मित्र वही है, परिवार के सदस्य, ये सब आपके प्राथमिक समूह के उदाहरण है। ओके, इस समूह को प्राथमिक समूह इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक जो चरण होती है तो इन्हीं चीज़ों से होकर ही होती है। जैसे हम परिवार की बात करें तो सबसे पहले जब व्यक्ति दुनिया में भी आता है तो परिवार से जुड़ा हुआ रहता है ना। परिवार से थोड़ा सा बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे तो उनका जो क्रीड़ा समूह है, मित्र है, पड़ोसी है, तो इन लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो इनको प्राथमिक समूह के दायरे में ही रखा गया है। देखिए, ये जो प्राथमिक समूह है दोस्तों, इसमें सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता, है ना, सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। ओके, तो दोस्तों इसमें आत्मीयता और घनिष्ठता वाली बात होती है ना। इसमें अनौपचारिकता ज़्यादा होती है, औपचारिकता नहीं होती है। जहाँ पे अनौपचारिकता ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आत्मीयता और घनिष्ठता ज़्यादा होती है। ओके, और उसके जस्ट विपरीत है, जो चीज़ प्राथमिक समूह में शामिल नहीं है, जो चीज़ प्राथमिक समूह में शामिल नहीं है वो सेकेंडरी ग्रुप में आएगा, है ना। तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रुप है इसमें आत्मीयता, घनिष्ठता नहीं होगी, है ना। इसमें औपचारिकता का प्रधानता देखने को मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी ग्रुप है दोस्तों, ये जानबूझकर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। ऐसा समूह जो प्राथमिक समूहों की अपेक्षा बड़े, अधिक औपचारिकता, विशेषीकृत, अस्थायी होते हैं, ये सब सेकेंडरी ग्रुप की विशेषताएं हैं। प्राथमिक समूहों की अपेक्षा अधिक बड़े और औपचारिकता, है ना, विशेषीकृत, अस्थायी होते हैं। इस ग्रुप में सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें दिया हुआ है श्रमिक संघ, स्कूल, सेना, राजनीतिक दल। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने सामाजिक समूह क्या है उसके बारे में देखा और सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में देखा। मान लो आपको सामाजिक समूह को अगर 30 वर्ड में लिखना है ना, सामाजिक समूह को आपको 30 वर्ड में लिखना है तो आप कौन कौन से पॉइंट उठाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि इसमें जो सामाजिक समूह के बारे में अगर पूछेगा तो उसमें आपको वही लिखना है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और किन्हीं सामान्य, इसमें जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो है आपका जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार देंगे तो आपका 2 से 3 लाइन आपका कवर हो जाएगा। और तीसरा लाइन, चौथा लाइन को अगर आप कवर करना चाहते हैं, लास्ट लाइन जैसे बचता है, कुछ स्पेस बचता है, तो उसमें इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि सामाजिक समूह को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है प्राथमिक समूह, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप, है ना, द्वितीयक समूह। अगर मान लो और भी स्पेस बच रहा है तो आपको उसमें सामाजिक समूह, ये जो सामाजिक समूह है उसकी विशेषताओं को लिखना होगा। उसमें आपको स्पेस बच रहा है तो उसमें और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। विशेषताओं को नहीं छोड़ना है क्योंकि किसी टॉपिक से संबंधित जो विशेषताएं होती है वो उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ बताता है उसमें, मतलब उस टॉपिक का नेचर कैसा है उसके बारे में बताया जाता है। फिर अगर उसके बाद भी अगर बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो आप सामाजिक समूह के निर्धारण करने वाले तत्वों के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अब हम सामाजिक समूह की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक समूह है ये आपका 60 वर्ड से ऊपर ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर 30 वर्ड में पूछा तो आपको सिर्फ की पॉइंट ही लिखना है, डिटेल नहीं जाना है ना। अगर आप इसी को ही देखेंगे तो आपका 60 वर्ड में लगभग कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो की पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझना आवश्यक है कि कौन सा की पॉइंट क्या कह रहा है। आइए ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें देखिएगा, सबसे पहले व्यक्तियों का समूह, है ना। सामाजिक समूह की विशेषताओं में हम पढ़ रहे हैं व्यक्तियों का समूह। देखिए, ये जो व्यक्तियों का समूह जो है ना, समूह का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं होता है। समूह का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं होता है। उसके लिए हमने उसके परिभाषा में, उसके अर्थ में ही देखा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है तो व्यक्तियों का समूह है ना। तो व्यक्तियों का जो समूह है उससे समूह का निर्माण होता है, एक कह सकते हैं। फिर आता है आपका कार्य विभाजन। देखिए, निर्माण जो होता है समूह का, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो उसका जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्ति करने के लिए सदस्यों के कार्यों में विभाजन किया जाता है। तो उसी चीज़ को कहा गया है विशेषता के तौर पर कि कार्य विभाजन, है ना। फिर आता है आपका सामान्य रुचि। सामान्य रुचि कहने का आशय है दोस्तों कि इसमें देखिए, स्थापना जो होता है उसमें उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनकी रुचि एवं हित जो है सामान्य हो, है ना, सामान्य हो, विरोधी ना हो। मतलब उसमें जितने भी ग्रुप के मेंबर जुड़े हुए हैं सब एक जैसे सोचते हैं, नॉर्मल सोचते हैं, सबका विचार एक जैसे, एक मतता है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विरोधी हित का है तो समूह टूट सकता है।
क्लियर। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता कहने का आशय है कि जो कोई सा भी समूह हो उसमें सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा स्वयं की होनी चाहिए, है ना। जबरन किसी को इसमें शामिल नहीं करते हैं। सभी समूहों का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। उन्हीं समूहों का सदस्य होते हैं जो अपना हित, अपनी आवश्यकता और अपनी रुचि की पूर्ति कर सकें। क्लियर। तो इसमें कहा गया है ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि इसमें आपको फुल फ्रीडम दिया जाता है सोचने का, समझने का और किसी समूह को ज्वाइन करने का। फिर आता है आपका समूह में एकता। ओके, देखिए समूह में एकता होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसमें हम की भावना की बात की गई है। हम की भावना यानी कि एकता के बिना, एकता के अभाव में समूह टूटने की संभावना रहती है। फिर आता है दोस्तों आपका स्तरीकरण। स्तरीकरण कहने का आशय है कि आपका जो पदों का जो हायरार्की है ना। देखो समूह में क्या होता है, समूह में सभी सदस्य समान पदों में नहीं होते हैं। सभी सदस्य समान पदों में नहीं होते हैं। सबकी परिस्थिति है ना, स्टेटस एंड जो रोल है, परिस्थिति एवं भूमिका है, सबकी अलग अलग होती है, तभी समूह चल पाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि सामूहिक आदर्श, इसमें लिखा हुआ है सामूहिक आदर्श। इसमें ये बात लिखा गया है कि इन प्रतिमानों के पालन की अपेक्षा प्रत्येक सदस्य से की जाती है, यानी कि प्रत्येक समूह का कोई ना कोई सामूहिक आदर्श अवश्य होता है और इन प्रतिमानों का पालन करना आवश्यक है प्रत्येक सदस्य को। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्थायित्व, है ना। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व पाया जाता है। हालांकि उद्देश्य पूर्ति के बाद, है ना, उद्देश्य की पूर्ति के बाद समूह को समाप्त कर दिया जाता है, किंतु इतने भी अस्थिर नहीं होते हैं जो आज बने और कल ख़त्म कर दिए गए। ओके, तो थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व होती है समूह में। उसके बाद यहाँ लिखा गया है व्यक्तियों का होना पर्याप्त नहीं है, उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। ओके, ये भी समूह की विशेषता के रूप में इसे भी देख सकते हैं। और एक विशेषता और जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक समूह में ढांचा होता है, ढांचा, है ना। प्रत्येक समूह की कोई ना कोई संरचना अवश्य होती है। ओके, फिर और एक इसमें जोड़ सकते हैं, मैकाइवर एवं पेज ने कुछ कहा है समूह के बारे में, जागरूकता को जोड़ सकते हैं। जागरूकता को समूह का आवश्यक तत्व माना है मैकाइवर एवं पेज ने, तो ये भी समूह की विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इतने में ही आपका 60 वर्ड कवर हो जाएगा। आप अंदर की चीज़ों को एक्सप्लेन ना भी करेंगे, सिर्फ पॉइंट भी लिखेंगे, तब भी आपका 60 वर्ड में कवर हो जाएगा। 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम समझेंगे, है ना, सामाजिक समूह के आधार के बारे में। सामाजिक समूह निर्धारण के आधार के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक समूह निर्धारण करने के कौन कौन से आधार हैं, देखते हैं। दोस्तों किताब में समूह निर्धारण के आधार को लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अगर आप समूह निर्धारण के आधार को एक तरफ लिखेंगे और समूह के बारे में जानकारी देंगे, तब भी आपका 60 वर्ड के आसपास चला जाएगा। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या आधार है और कौन कौन से समूह रखे गए हैं, उसको मैं आपको ईजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है कि संबंधों के आधार पर समूह का निर्धारण, है ना। संबंधों के आधार पर, इसके आधार पर समूह को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहला है प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह। ओके, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था मुख्य रूप से, क्योंकि उसमें जो मुख्य रूप से जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि कुले के द्वारा 1909 में इसका अवधारणा दिया गया था। नहीं तो अगर हम देखेंगे तो अन्य आधार पे भी देखेंगे तो वर्गीकृत करेंगे तो ये सारे समूह आएंगे, है ना। लेकिन हमें कभी भी समूह के वर्गीकृत के बारे में पूछेगा तो आपको इसी को लिखना है, संबंधों के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक समूह, है ना। फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। देखिए सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर, है ना, सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर कुले के द्वारा, है ना, चार्ल्स कुले के द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई थी। उसके बाद प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई थी और प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार को रखा गया था, साथी को रखा गया था, है ना, पड़ोसी को रखा गया था। और इसमें क्या होता है प्राथमिक समूह में, इसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। और प्राथमिक समूह में जो चीज़ शामिल नहीं है वो आपका शामिल होगा सेकेंडरी ग्रुप में। तो इसको चार्ल्स कुले के द्वारा विभाजित किया गया है, तो इस आधार पे इसको प्राथमिक समूह और सेकेंडरी ग्रुप में देखा जाता है। फिर आता है आपका संख्या के आधार पर छोटे समूह और बड़े समूह के रूप में विभाजित किया गया है। संख्या के आधार पर कहने का आशय दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या के आधार पर, है ना, सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे समूह और बड़े समूह में विभाजित किया गया है। अगर किसी समूह में कम सदस्य संख्या है तो उसको छोटे समूह का दर्जा दिया जाएगा। अगर उसमें ज़्यादा लोग हैं तो उसे बड़े समूह का दर्जा दिया जाएगा। क्या होता है ये जो छोटे समूह है ना, ये जो छोटे समूह है, समाज में व्यक्तियों के संबंध के बारे में कुछ अध्ययन करना है या फिर कुछ जानकारी इकट्ठा करना है या फिर कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें, जैसे कि छोटे समूह है तो छोटे समूह के लोग इसमें ज़्यादा सक्रिय रहते हैं,
और अगर अध्ययन की दृष्टि से भी अगर बात करें तो छोटे समूह को अध्ययन करने में आसानी होती है, तो छोटे समूह को इसमें ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। आखिरकार इसमें दोनों हैं, छोटे समूह भी हैं, बड़े समूह भी हैं, लेकिन जैसे इसमें प्राथमिक समूह मेन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें छोटे समूह जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर इसमें जो है आपका ये दो समूह है, स्थायी समूह और अस्थायी समूह। इसमें उदाहरण ये दिया गया है, परिवार एवं नातेदारी जो है आपका स्थायी समूह है ना, और भीड़ एवं श्रोता जो है अस्थायी समूह है। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका 60 वर्ड में इतने ही कवर हो जाएंगे। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उन चीज़ों को भी इसमें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस समझने के दृष्टिकोण से है, आप बस सुनिएगा। ये चौथा इसमें दिया है हम के आधार पर। हम के आधार पर यानी कि ये जो अंतः समूह है और बाह्य समूह है। ये जो अंतः समूह है इसमें हम के आधार पर यानी कि इसमें हम की भावना पाई जाती है, लेकिन जो बाह्य समूह है इसमें हम की भावना नहीं पाई जाती है, इसमें वेग की भावना पाई जाती है, वेग की भावना। ओके, बाह्य समूह है इस वजह से वेग की भावना, और जो अंतः समूह है इसमें हम की भावना पाई जाती है। तो इस आधार पर तो हम के आधार पर भी समूह का निर्धारण किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रियात्मक आधार पर, यानी कि प्रक्रियात्मक आधार पर कहने का आशय कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया समूह है ना, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया समूह। इसमें ऐच्छिक समूह आते हैं, अनैच्छिक समूह आते हैं। फिर आता है आपका छठवां आकांक्षा के आधार पर जो बनाया गया समूह है उसको संदर्भ समूह कहते हैं, आकांक्षा के आधार पर है ना। ये आकांक्षा के आधार पर जो बनाया गया समूह, इसमें क्या होता है, जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है ना, जिसमें इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों है ना, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। ओके, तो इसमें आपको बस यहाँ पे जितना पॉइंट दिया गया है इतना ही याद रखना है। संबंधों के आधार पर, संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, हम के आधार पर, प्रक्रियात्मक आधार पर, आकांक्षाओं के आधार पर। ओके, चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्राथमिक समूह जो अभी हमने पढ़ा और द्वितीयक समूह, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर, ये लगभग आपको 60 वर्ड में आपको यहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकालना है और याद रखना है। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, आपका 60 वर्ड से ज़्यादा है, इसमें कम से कम इसमें 20 पॉइंट दिया हुआ है। और अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे तो इधर भी दिया हुआ है, तो लगभग 31 पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको इसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकालना है ना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है ना, सबसे पहला दिया हुआ है आकार छोटा होता है प्राथमिक समूह का, जबकि सेकेंडरी ग्रुप का जो आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह की बात करें तो सदस्यों की संख्या कम होती है ना, आकार छोटा होता है, सदस्यों की संख्या कम होती है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है। देखिए, कभी अंतर लिखना रहेगा तो आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के लिख भी सकते हैं, एक ही लाइन में आ सकता है कि प्राथमिक समूह के बारे में एक तरफ प्राथमिक समूह के बारे में लिख रहे हैं, एक तरफ द्वितीयक समूह के बारे में लिख रहे हैं। जिधर प्राथमिक समूह के बारे में लिख रहे हैं उधर आप प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है एवं सदस्यों की संख्या कम होती है, दोनों को एक साथ ऐसा मर्ज करके लिख सकते हैं तो आपका और अच्छा रहेगा, है ना। और उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है। इसमें सदस्यों में शारीरिक समीपता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। देखिए दोस्तों, इसमें जो अंतर दिया गया है इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर, इस चीज़ को कर लीजिएगा। इसमें 31 पॉइंट्स दिया गया है, इसमें जो मेन जो पॉइंट्स है जो एग्जामिनर को अच्छा लग सकता है ऐसे पॉइंट्स को निकाल के तैयार करिएगा 60 वर्ड में, और बाकी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है 2013 में, 2016 में और 2017 में। देखिए, इसमें 2013 में जो प्रश्न पूछा गया है, 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा बताइए, प्राथमिक समूह की अवधारणा बताइए, है ना। तो इसमें सीधा आपका चार्ल्स फूले के द्वारा जो दिया गया प्राथमिक समूह है उसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है, तो इसको लिखना था हमें, है ना। तो प्राथमिक समूह कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है 2016 में पूछा गया है कि सामाजिक समूह निर्धारण करने के आधार बताइए, निर्धारण करने के आधार। अभी हमने ये जो है निर्धारण करने के आधार, ये 30 वर्ड में पूछा गया है। अभी हमने देखा है वो लगभग आपका 60 वर्ड में उसमें फ्रेम किया गया है, लेकिन उसमें 30 वर्ड में पूछा गया। सिर्फ पॉइंट ही लिखना है, उसमें अंदर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ही लिखेंगे तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इनको इनके बारे में जानकारी है। ओके, फिर उसके बाद पूछा गया था 2017 में पूछा गया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर, 30 वर्ड में पूछा गया था। देखिए, इसमें 30 वर्ड में जो पूछता है तो आपको मेन उसका जो पॉइंट रहता है उनको लिखना है, अनावश्यक पॉइंट्स को नहीं लिखना है। इसमें 31 पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें अनावश्यक हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है और अच्छे पॉइंट्स डालना है ताकि हमें अच्छा नंबर मिले। ओके, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। सामाजिक अवधारणाओं से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जनरीति और लोकाचार के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना, वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।